नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 5 सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होने हैं और अब प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी गई है। देखिए, बीजेपी ने सबसे पहले आज सुबह ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। उसके बाद देर शाम होते होते महागठबंधन ने भी 5 ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कई सारे ऐसे नाम भी हैं जो थोड़े चौंकाने वाले हैं। जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह इस बार फिर चुनावी मैदान में, हालांकि पिछली बार भी वह इस गया के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। ज्यादातर जो सीटें जहां पर चुनाव हो रही हैं, या तो वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है यानी कि टीचर कंस्टिट्यूएंसी है, या फिर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। तो ऐसे में देखिए, जहां तक हम इस चुनाव को जानते हैं, हमारे साथ हैं, जहां तक हम इस चुनाव को जानते हैं, काफी कैलकुलेटेड चुनाव होता है। पिछली बार तो हमने दिखाया था, वो पूरा कार्यक्रम ही चला था, रुपया लड़े एमएलसी। लेकिन इस बार शिक्षकों की बात होती है, स्नातक जो पास किए हुए हैं उनकी बात होती है। लेकिन इस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, जिनका प्रभाव दिखा। कौन किसके कितने करीब है। देखिए, आपने बात करी रुपया लड़े एमएलसी। देखिए, जब यह कार्यक्रम हम कर रहे थे तो त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार के चुनाव हो रहे थे, जिनके माध्यम से बिहार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होना, स्थानीय निकाय कोटे से। हाँ, स्थानीय निकाय कोटे से। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर, वो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हैं। इनमें रुपयों का प्रचलन अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिखा। जैसा आपने कहा, कैलकुलेटेड चुनाव होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। और देखिए, एक उम्मीदवार ऐसे थे जो बोरे में रुपया लेकर घूम रहे थे। उन्हें बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, मगध की ओर बढ़ रहे थे। मैं क्षेत्र भी नहीं बताना चाहता, तो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वे रुआंसे हो गए, उन्हें टिकट नहीं मिला है। देखना होगा कि उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, वे अपने बूते मैदान में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब आपने चर्चा की कि आज जो नामों का ऐलान हुआ, उसमें कई चीजें गौर करने वाली है। देखिए, आपने ही बता दिया कि जगदानंद, राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनके छोटे बेटे पुनीत सिंह को भी टिकट दे दिया गया महागठबंधन का। देखिए, यह महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि पुनीत सिंह के बड़े भाई मतलब सुधाकर सिंह एमएलए, मंत्री रहे, वे किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। और आपको यह भी पता है कि महागठबंधन जब बन रहा था तो नीतीश कुमार के साथ चलने के पक्षधर जगदानंद नहीं थे। लेकिन जेडीयू ने इतनी नाराजगी दिखाई जब सुधाकर सिंह हमलावर हुए। जगदानंद के बारे में भी कई बातें कही गई, वो भवन में चले गए थे। तो आज जिस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, वो भी जेडीयू के कार्यालय में, जगदानंद और जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह जो नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं, इसके बाद भी पुनीत सिंह के नाम का ऐलान महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के कार्यालय में हुआ। यह इस बात का संकेत देता है और साफ तौर पर परिलक्षित करता है कि जगदानंद को लालू प्रसाद ने अपने से दूर नहीं किया है, क्योंकि ये फैसला जो है लालू प्रसाद ने स्वयं लिया होगा। उन्हें इस बात की जानकारी तो है ही ना कि इस उम्मीदवारी के ऐलान से जेडीयू में क्या संदेशा जाएगा। जेडीयू के लोगों को भी बताया गया होगा, पहले से जानकारी होगी, बताया गया होगा। नीतीश कुमार तक भी खबर देखना होगा कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन के बाद प्रचार, तो जेडीयू के लोग कितनी मजबूती के साथ पुनीत सिंह मतलब जगदानंद के बेटे के साथ खड़े होते हैं। गया स्नातक क्षेत्र से यह देखने की बात होगी। और आपको पता है कि मुकाबला कितना कड़ा होना है। बीजेपी के वहां स्टैब्लिश कैंडिडेट हैं अवधेश नारायण सिंह, जिन्हें हरा पाना अब तक कई चुनावों में नामुमकिन रहा है। नहीं, पिछली बार भी, जब पुनीत सिंह के बारे में आपको बता दें, पुनीत सिंह आपको पता ही होगा, पुनीत सिंह पिछली बार भी महागठबंधन से ही चुनाव लड़े थे 2017 में। 2017 आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मेरे पास अवधेश नारायण सिंह एनडीए से थे और जीत गए थे। मेरे पास आंकड़े हैं कि अवधेश नारायण सिंह को 2017 में 26,198 मत मिले थे, 26,198 वोट्स। और दूसरे स्थान पर रहे पुनीत सिंह जगदानंद के बेटे को 14,765 मत मिले थे, मतलब 14,765। तो इस तरीके से करीब 11,000 मतों से हारे थे। अंतर बड़ा था। हाँ, अंतर बड़ा था। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तब अजय कुमार सिंह भी चुनाव लड़ गए थे, जिन्हें करीब 6,000 मत मिले थे, 6,000 वोट्स। तो देखिए, अवधेश नारायण सिंह एक स्टैब्लिश कैंडिडेट है और जैसा आपने कहा कैलकुलेटेड चुनाव है।
पता होता है कि हमारे वोटर कहाँ हैं, उन्हें कहाँ से निकालना है, किस बूथ तक ले जाना है, कहाँ वोट दिलाना है। तो और भाजपा की घेराबंदी आप देख ही रहे हैं। गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कई जिलों में है। आपने देखा ही कि इधर के दिनों में एक बीजेपी ने एक और बड़ी चाल चली शाहबाद में, आरा में, जो जेडीयू की एक्स एमपी है मीना सिंह, उन्हें अपने पाले में कर लिया। अब 12 मार्च को पटना के बापू सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका भी असर दिखेगा वोटों की गोलबंदी के तौर पर। लड़ाई वहां कड़ी होगी। देखना होगा मैदान में कि जगदानंद के बेटे के पक्ष में जेडीयू वाले खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि जगदानंद और उनके दूसरे बेटे सुधाकर सिंह का रवैया नीतीश कुमार के खिलाफ रहा है। जी, कैसा रहा? किसी से छुपा नहीं। हाँ, किसी से छुपा नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एनडीए की ओर आते हैं। एनडीए की ओर आते हैं, ठीक है ना। देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल नरेंद्र मोदी के करीब पहुंच गए हैं। हनुमान अमित शाह के साथ उनकी 2 बार बातचीत हुई है। जेट सैनिक की सुरक्षा मिल गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वे मंत्री भी बनेंगे, यह बात भी तय है। लेकिन माना यह जा रहा था कि जब चिराग पासवान करीब गए तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे किनारे कर दिए जाएंगे। केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, वे किनारे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय बीजेपी के भीतर हो सकता है। 2024 के चुनाव के पहले करा लिया जाएगा। तो आज के संदर्भ में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि जब बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। टीचर कंस्टिट्यूएंसी का। हाँ, और यह सीट जो है पशुपति पारस की लोजपा के खाते में जा रही है, आरएलजेपी के खाते में। और बीएन कॉलेज के प्रोफेसर हैं डीएन सिन्हा, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, मामूली मतों से हार गए थे। उन्हें टिकट दिए जाने के स्पष्ट संकेत हैं और इस बात का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। तो यह इस बात की गवाही देता है कि एनडीए में, मतलब बीजेपी ने अब तक पशुपति कुमार पारस को छोड़ा नहीं है। चिराग पासवान से दोस्ती भले बढ़ा दी है, लेकिन पशुपति कुमार पारस को छोड़ा नहीं गया। एक सीट दिया है पशुपति। हाँ, आपने पिछले बार भी देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार वाले जो चुनाव हो रहा था उसमें भी स्थानीय वैशाली में भूषण राय को टिकट वे जीत भी गए थे। तो यह बात, क्योंकि आपको पता है कि 5 सांसद उनके हैं, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, बीना देवी, प्रिंस राज, पशुपति कुमार पारस। और देखिए, राजनीति में कई तरीके की चर्चाएं होती है। अभी आपको पता है 2 दिनों पहले नवादा से लोजपा के सांसद, रालोजपा के सांसद कहेंगे, चंदन सिंह बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चले गए थे। मीडिया में क्या खबरें चल गई, तेज मीडिया में। देखिए, उनके जाने का प्रसंग दूसरा था। 11 मार्च को चंदन सिंह की भांजी, मतलब सूरजभान सिंह की भांजी, दोनों भाई हैं, आपको पता है, चंदन सिंह और सूरजभान सिंह, तो उनकी भगिनी की शादी है पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में। तो वे आमंत्रण देने गए थे, न्योता देने गए थे नीतीश कुमार को, और खबरें कई तरीके से चल गई। लेकिन हाँ, जब चुनाव करीब आ रहे हैं, 2024 करीब आ रहा है, तो ये सारे कयास लगाए जाना भी कोई गलत नहीं है। हाँ, ठीक है, कयास लगाया जाता है। देखिए, जब विलय की बात आएगी, ध्यान देना होगा वैशाली की सांसद बीना देवी क्या करेंगी, क्योंकि उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू के, सूरजभान सिंह के रिश्ते भी नीतीश कुमार से काफी बेहतर हैं। नहीं, हाँ ठीक है, खराब नहीं है, सूरजभान सिंह के रिश्ते सबसे बेहतर रहे हैं। तो इसलिए समय की बात है। तो आज जो नामों की घोषणा हुई उसमें जगदानंद लालू यादव से दूर नहीं किया है, या यूं कहें कि लालू यादव ने दूर नहीं किया है, और बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को दूर नहीं किया है। यह दोनों परिलक्षित, ये दोनों बात स्पष्ट तौर पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ स्पष्ट रूप से दिख रही है और सामने निकल के आई है कि पशुपति पारस ना बीजेपी से अभी तक दूर हुए हैं, भले ही चिराग पासवान कितने ही करीब क्यों न चले गए, और जगदानंद सिंह कितने ही नाराज क्यों ना हो, लालू प्रसाद ने भी उन्हें अपने आप से दूर नहीं किया है। भले ही मनमुटाव इतना रहा हो कि महीनों तक भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, और अचानक फिर दिल्ली गए थे भेंट करने। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, पदभार संभाले हुए हैं, कार्यालय को देखते हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में इस कई टक्कर में महागठबंधन बनाम एनडीए में जीत किसकी होती है। 5 सीटों की लड़ाई है। 31 मार्च को वोटिंग होनी है, 5 अप्रैल को मतगणना होनी है, और 13 मार्च यानी कि सोमवार का दिन आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस की। तो देखना होगा इस कई लड़ाई में हार किसकी, जीत किसकी, क्योंकि कैलकुलेटेड चुनाव है, कौन कितने वोट से आगे गया और किसने कहां पर कैसी सेटिंग की, इस पर भी ध्यान रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।